अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। रात्रि के 9 बज चुके हैं और अब हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके साथ बस इतनी सी बात। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पीएम मोदी जिस बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं वो या तो जल्दी टूट जाएगी या फिर हटा ली जाएगी। अब कुछ ऐसा ही संकेत दिया है बिहार के राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। लालू ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, अतः कमर कस कर फिर से चुनाव के मैदान में कूदने के लिए तैयार रहें। लालू ने मोदी सरकार के अगस्त तक गिरने की भविष्यवाणी भी कर डाली है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा को बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बाढ़ से निपटने की तैयारी भी आरंभ कर दी है। प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित गांवों के साथ गौशाला, गोवंशों और जनसंख्या का भी पूरा विवरण तैयार कर लिया है। लोगों के लिए राहत शिविर और 14 बाढ़ चौकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। सदर तहसील में 52 प्रभावित गांवों का चयन किया गया है, जिसमें 12 गांव गैर आबादी वाले हैं। इन गांवों में डूब क्षेत्र में 1000 से अधिक घर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन घरों में 6000 लोग रह रहे हैं। 5 गौशाला है जिसमें 1500 गोवंश हैं। यहाँ 6 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। दादरी में 21 गाँव, 700 घर, 2800 लोग रह रहे हैं। दादरी में 12 शेल्टर होम और 4 बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं। वहीं जेवर में बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं जिनकी संख्या 4 है। यहां 25 गांव में 2500 लोग और 81 मवेशी चिन्हित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले के 98 गाँव की सीमा हिंडन और यमुना से लगी है। बीते वर्ष यहां बाढ़ के कारण कई हजार लोग और मवेशी प्रभावित हुए थे। इस दौरान लोगों को सामुदायिक केंद्र और शिविरों में रहना पड़ा था। तो नोएडा प्रशासन अभी से बाढ़ को लेकर के सावधान है। प्रशासन के अनुसार यमुना का खतरे का निशान 206 मीटर और हिंडन का 205.08 मीटर है। वर्तमान समय में अभी दोनों ही नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन 2023 में इन्हीं दोनों नदियों में बढ़े जल स्तर के कारण नोएडा गाजियाबाद के काफ़ी क्षेत्र बाढ़ के पानी से घिर गए थे। छत्तीसगढ़ के चांपा में एक कुएं में जहरीली गैस के रिसाव के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक एक करके 4 लोग कुएं के अंदर गए। जहरीली गैस के कारण दम घुटने से उन सभी को मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ कांड में दुर्घटना की आरंभिक एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर घटना की एसआईटी से जांच के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट में उन तमाम लोगों के बयान सम्मिलित हैं जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अस्पताल का स्टाफ हो या फिर प्रत्यक्षदर्शी जो घटना के समय वहां पर उपस्थित थे। इस भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से मृतक परिवारों के लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा एवं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिवार वालों से उन्होंने भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे जैसे घटना की जांच का दायरा बढ़ेगा उससे संबंधित लोगों के नाम भी अब आगे सम्मिलित किए जाएंगे। अभी प्रारंभिक तौर पर घटना का आयोजन करने वाले के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक न्याय समिति भी गठित की गई है। ये समिति 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। कांग्रेस ने 6ठी कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में हो रहे विलंब को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह कहा है कि सरकार की परीक्षा एजेंसी की अक्षमता सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर बदतर स्थिति एक बार पुनः सामने आ गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने पहले घोषणा की थी कि कक्षा 3 और 6 के लिए नई पुस्तकें 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन अभी तक ये बच्चों को मिले नहीं हैं। रेल में आम आदमी की यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु रेलवे द्वारा आगामी 2 वर्षों में लगभग 10,000 गैर वातानुकूलित कोचों के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें से 4,485 गैर एसी कोच चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बना लिए जाएंगे और अगले वर्ष यानी 2025-26 में ऐसे 5,444 अन्य कोच भी तैयार किए जाएंगे। निर्मित होने वाले कोचों की कुल संख्या में जनरल सीटिंग कोचों की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक होगी। प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन हेतु शुक्रवार को 6,900 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के सुरक्षाकर्मी यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
बताया जा रहा है कि 4,377 तीर्थयात्रियों ने 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग से यात्रा की, जबकि 2,542 तीर्थयात्रियों ने 14 किलोमीटर लंबे चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से यात्रा की है। इसके साथ ही 28 जून से अब तक कुल 44,441 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए आम चुनाव की अभी तक मतगणना में लेबर पार्टी ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटों पर विजय प्राप्त कर ली है। वहीं निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर को बधाई दी है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। यद्यपि ऋषि सुनक अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं, शुक्रवार सुबह 5 बजे तक लेबर पार्टी ने 650 में से 326 सीटें विजय प्राप्त कर ली थी। इधर ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड की सीट पर 23,059 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त कर ली है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने अब पेरिस के केंद्र तक अपना विस्तार कर लिया है। होसमैन बुलेवार्ड पर गैलरीज लफायेट का प्रमुख स्टोर अब यूपीआई भुगतान को स्वीकार कर रहा है। ये ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे है, जो 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपी एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली है। बिहार के सारण जिले में बृहस्पतिवार को एक और पुल गिर गया। पिछले 15 दिनों में पुल ढहने की यह 10वीं घटना है, जबकि पिछले 24 घंटे के भीतर सारण में पुल ढहने की ये 3री घटना है। ये पुल धड़ाधड़ क्यों गिर रहे हैं, इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। गंडकी नदी पर बनयपुर प्रखंड में स्थित ये छोटा पुल सारण के कई गांवों को पड़ोसी सीवान जिले से जोड़ता था। इस छोटे पुल का निर्माण 15 वर्ष पूर्व हुआ था। और अब सनातन धर्म के परंपराओं से जुड़ा हुआ समाचार। इस वर्ष सावन 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को होगी। विशेष बात यह है कि इस बार सावन का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहा है। इस वर्ष सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। शिवरात्रि पर निश्चित काल पूजा का समय रात्रि 12:06 से 12:49 तक रहेगा। सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 गुरुवार को पड़ेगा, जबकि दूसरा प्रदोष व्रत 17 अगस्त 2024 शनिवार को पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत किया था। सावन का माह भगवान शिव का प्रिय माह है। सावन में लाखों शिव भक्त उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। कांवड़िए इन पवित्र तीर्थस्थलों से गंगा जल अपनी कांवड़ में भरकर अपने कंधों पर रखकर पैदल ले जाते हैं और बाद में इस गंगा जल को अपने मूल स्थान के शिव मंदिर के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक हलाहल भी था। कहते हैं कि इस विष के कारण पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। ऐसे में सभी को इसके प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव ने ही स्वयं ही इस विष को धारण कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव कंठ के आगे ना हो, इसके लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसी कारण वो नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का तापमान बढ़ गया था, अतः उन्हें इस विष के ताप से मुक्ति दिलाकर शीतलता प्रदान करने के लिए ही रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया था और शिव जी का अभिषेक किया था। इसी के पश्चात कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ था। तो प्रिय दर्शकों, बस इतनी सी बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलते हैं 6 जुलाई की रात्रि 9 बजे कुछ और समाचारों के साथ। लेकिन यदि आपके क्षेत्र का कोई समाचार है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि इसमें आपके राज्य, आपके नगर और आपके क्षेत्र का समाचार भी सम्मिलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस समाचार बुलेटिन को देखने के लिए। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। आपको शुभ रात्रि और आप सुखद स्वप्न के साथ आनंद उठाएं निद्रा का, और इसी के साथ हम आपसे भी अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।